Hello everyone, I am Ishika Singhal. Today we will talk about the drawbacks of the revolt of 1857 यानी कि 1857 की क्रांति के दौरान इंडियन लीडर्स के द्वारा क्या कमियां रह गई थी या ओवरऑल क्या कमियां थी जिनकी वजह से जो इंडियन साइड थी वो इस क्रांति में हार गई थी. I have uploaded my class 10th and 12th marks for greater credibility. I scored 97.4% in class 10th. And individually, if I talk about history, civics and geography, I scored 96 out of 100 in class 10th. And in class 12th, I scored 98% with physics, chemistry and mathematics. And I am pursuing history as my graduation subject. So let's talk about the drawbacks. अब ये drawbacks अगर हमें पढ़ने हैं तो इन्हें हम एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा. अब आप एक कहानी सुनिए. जब 1857 की लड़ाई हो रही थी उस टाइम सब लीडर्स अपने अपने रीजन से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, अपने अलग अलग रीजन से पार्टिसिपेट कर रहे थे. फॉर एग्ज़ाम्पल रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से लड़ रही थी. ऐसे ही जो बेगम हज़रत महल थी वो लखनऊ से पार्टिसिपेट कर रही थी. कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से थे. ऐसे ही अलग अलग जगह से बहुत सारे अलग अलग लीडर्स थे तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे. जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी वो अपनी झांसी को बचाने के लिए लड़ रही थी क्योंकि उनके गोद लिए हुए पुत्र को एक उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया था ब्रिटिश सरकार ने. उनका अपना कोई बच्चा नहीं था, अपना कोई पुत्र नहीं था. जो पुत्र उन्होंने गोद लिया था उसको ब्रिटिश सरकार उनका लीगल हायर मानने से मना कर रही थी और उनका राज्य अपने कब्जे में ले रही थी. तो इसलिए रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ रही थी ब्रिटिश से कि अपने बच्चे को उत्तराधिकारी बनाने के लिए और अपना राज्य वापस लेने के लिए. ऐसे बेगम हज़रत महल थी वो अपने कारणों से लड़ रही थी क्योंकि उनका जो अवध राज्य था वो नवाब वाजिद अली शाह से मिस एडमिनिस्ट्रेशन का इल्ज़ाम लगाकर उनसे छीन लिया गया था. तो वो अपने झांसी के लिए लड़ रही थी. ऐसे ही बेगम साहब अपने लखनऊ के लिए, अपने अवध के लिए लड़ रही थी. तो उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि एक राष्ट्र वाली जो फीलिंग है, एक नेशन वाली जो फीलिंग है कि इंडिया एज अ नेशन, वो उस टाइम नहीं था. सब अपने अपने राज्यों के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने हक के लिए लड़ रहे थे. सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम इंडिया बोलते हैं तो उस टाइम पे लोगों के मन में वो फीलिंग नहीं थी. पेट्रियाटिज़म बिल्कुल थी. अब आप ये नहीं बोल सकते कि दे वर नॉट पेट्रियट्स, दे वर. वो अपनी मातृभूमि से इतना जुड़े हुए थे, अपनी मातृभूमि के प्रति इतनी इज्जत रखते थे कि वो अपनी जान देने को भी तैयार थे. लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक नेशन वाली फीलिंग उस टाइम डेवलप ही नहीं हुई थी. अपने राज्य के प्रति वो ईमानदार थे. दूसरी बात अब हम यहाँ पे करेंगे, जैसे ही रिवोल्ट में सबने अलग अलग जगह से पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो लीडर्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेगम साहब अटैक कर रही हैं तो वो रानी लक्ष्मीबाई को मैसेज भिजवा देती हैं अगर कि देख लेना हम अटैक कर रहे हैं और 2 घंटे बाद तुम आ जाना बैकअप लेके. तो अब ये तो बहुत श्योर है कि उस टाइम ऐसे व्हाट्सएप मैसेजिंग या ऐसा कुछ नहीं था, पर हाँ संदेश वाहकों के द्वारा या आदमियों के द्वारा घोड़ों पर भेजकर या चिड़िया जैसे भी था उस तरह से संदेश भेजे जा सकते थे और अपने प्लान को सिंक्रोनाइज किया जा सकता था. लेकिन कोई भी लीडर्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन या कोई भी आपसी बातचीत या कोई एक कॉमन प्लान, कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश के लिए आसान हो गया इंडियन लीडर्स को हराना. कोई सेंट्रल लीडर नहीं था जो सबको लीड करता कि ईस्ट से तुम आओ, वेस्ट से तुम आओ, या दिल्ली पे ये वाले लोग जा रहे हैं फिर हम पहुंचेंगे. तो इस तरीके से कोई एक सेंट्रल प्लान नहीं था. सब अपने अपने बेसिस पर जैसे जैसे जिससे भी बन पड़ा अपनी अपनी लड़ाई छोटी छोटी सब लड़ रहे थे. और उन अलग अलग छोटी छोटी लड़ाई को ब्रिटिश के लिए दबाना बहुत ही आसान था. हम जानते ही हैं ये बात कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. तो वो उनके लिए बहुत आसान हो गया. तीसरी बात हम यहाँ पे समझते हैं कि जैसे पेजेंट्स थे, जो छोटे छोटे किसान थे या रैयत या रॉट्स जो भी उनको बोला जाता था, तो वो क्यों परेशान थे? क्योंकि उनकी एग्रीकल्चर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था और ज़मींदारी सिस्टम की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था. साथ में बहुत सूखा या बाढ़ इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें थी
जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा परेशानी हुई, और ना तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से ना ही ज़मींदारों की तरफ से उन्हें कोई भी हेल्प मिलती थी। तो इस वजह से वो खड़े हो गए थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़ भी और ज़मींदारों के ख़िलाफ़ भी। तो उन्होंने बही वगैरह जला दिए जिसमें हिसाब था, या कर्ज़े में थे बहुत ज़्यादा, वो इस पे परेशान थे। ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट्समैन की अगर हम बात करें तो वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स को ब्रिटिश सरकार की वजह से कोई ख़रीद नहीं रहा था। ब्रिटिश सरकार ने जो ड्यूटीज़ लगा दी थी तो ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट कर रहे थे और इंडियन गुड्स को कोई भी ख़रीद नहीं रहा था। तो वो भी कॉमन एनिमी सबको मिल गया था कि ब्रिटिश है। ऐसे ही जो सिपाहीज़ या सोल्जर्स थे उनकी अपनी अलग परेशानी थी, और उनकी क्या परेशानी थी वो हमने ऑलरेडी मिलिट्री कोर्सेज वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ ली हैं, पढ़ ली हैं। तो सबका कॉमन एनिमी अब दिख गया है कि ब्रिटिश है, लेकिन अभी भी कोई कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं है कि सब लोग साथ में मिलके कर रहे हैं। हाँ, आपसदारी में सहयोग तो सभी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विलेज लेवल पे कोई सहयोग नहीं है या कोई आपसी हेल्प नहीं हो रही है। देयर वॉज ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन नहीं कहेंगे, हाँ हेल्प था एक दूसरे का, कोऑपरेशन बोल सकते हैं कि सब आपस में कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन कोऑर्डिनेटेड नहीं था एफर्ट्स। और हम बात करें अगर ज़मींदारों की, तो ज़मींदारी सिस्टम ही आया था ब्रिटिश की वजह से। तो जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो तो इस क्रांति में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो ब्रिटिश के सरकार के साथ खड़े थे। अगर ब्रिटिश सरकार जीतती है तो उसी में उनका फ़ायदा था। ऐसे ही कुछ लोकल रूलर्स थे, कुछ राजा थे छोटे बड़े, जिन्हें जो था इस क्रांति से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हुए हुए थे ब्रिटिश सरकार के साथ। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, और स्पेशली जो वेल्दी सेक्शन थे जैसे ज़मींदार हो गए, लोकल रूलर्स हो गए, उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया। तो जो ऑलरेडी बेचारे लड़ रहे थे उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। भाई आप लड़ेंगे तो आपको खाना भी चाहिए, आपको वेपन्स भी चाहिए, आपको और पूरा कपड़े भी चाहिए, वो चीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी चाहिए। तो रिसोर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और जब एक वेल्दी सेक्शन सोसाइटी का पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है लड़ाई में, तो ऐसे में चीज़ें और भी दिक्कत वाली हो जाती हैं। और साथ में हम बात करना चाहेंगे, चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब लड़ाई हो रही थी तो हम जो इंडियन साइड वाले लोग थे वो अपने तीर और बाण और तलवार, भाले, यही सब लेकर आ रहे थे। लेकिन जो ब्रिटिश थे उनके पास तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, मॉडर्न कैनन्स थे जो किलों की दीवारों को शायद 2 या 4 घंटे में ही तोड़ने के काबिल थे। साथ में वो गन्स यूज़ कर रहे थे। अब आप एक एग्जाम्पल से ही देखिए, अगर आपको तलवार यूज़ कर रहे हैं आप लड़ाई में, तो आपको अपने दुश्मन के सामने जाना पड़ेगा, और तब कहीं जाके आप उस पर तलवार से या भाले से या इस तरीके से अटैक कर पाएंगे। अब अगर आप तीर और बाण भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट है कि आपको कितनी दूर से दिख रहा है, इस तरीके से। लेकिन जब आपके हाथ में राइफ़ल है तो तलवार लेके तो आपको दुश्मन के पास आना पड़ रहा है, लेकिन जब राइफ़ल है तो दूर से ही निशाना लगाकर आप अपने दुश्मन को ख़त्म कर सकते हैं। सो दिस वाज द डिफरेंस कि हमारे पास तो तीर, भाले और तलवार यही सब था इंडियन साइड पे, और ब्रिटिश के साइड पे थी मॉडर्न वेपन्स, राइफ़ल्स थे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे। तो जिससे उनके लिए तो ये युद्ध कोई था ही नहीं शायद, और बहुत ईजी था उनके लिए इस रिवोल्ट को सप्रेस करना। अब जस्ट इंग्लिश में जो पॉइंटर्स हैं जो आप कॉपी में अपनी लिख के आएंगे, या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर छोटा छोटा आप याद कर सकते हैं, तो फर्स्ट इज़ लैक ऑफ सेंट्रलाइज लीडरशिप, कोई भी एक सेंट्रल लीडर नहीं था जो सबको गाइड करता। कोऑर्डिनेशन कोई नहीं था डिफरेंट लीडर्स के बीच में। कॉमन प्लान या स्ट्रैटेजी नहीं थी मिलिट्री एक्शन के लिए। तो हिंदी में कहानी के रूप में समझकर अब ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही आसान हो चुके हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नो कॉमन गोल एक्सेप्ट फॉर द एंटी फॉरेन सेंटिमेंट्स। हमने देखा ना, जैसे किसान हैं या हैंडीक्राफ्ट्समैन हैं या सोल्जर्स हैं, तो सबका एक कॉमन एनिमी तो मिल गया है ब्रिटिश, लेकिन कोई कॉमन गोल नहीं है कि क्या आज़ादी चाहिए या क्या चाहिए। सबको बस अपना अपना से मतलब है कि हमारे दुख को दूर कर दो, और उसके अलावा अभी आज़ादी जैसा कोई एक कॉमन गोल नहीं है। बल्कि जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में सुनते हैं तब हम क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमारे एक कॉमन गोल थे। जैसे क्या कॉमन गोल हमारा, जैसे सेल्फ गवर्नमेंट हुआ, उसके बाद हमने बोला हमें पूर्ण स्वराज चाहिए या डोमिनियन स्टेटस चाहिए, ऐसे पूरे देश का एक गोल था। अभी इस स्टेज पर हमारे यहाँ पे नहीं था।
और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो थे एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ के आदमी थे, जैसे आउटरम, कैंपबेल। तो ये कुछ और भी लीडर्स के नाम बुक्स में दे रखे हैं, बट मैंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी साइड पे या इंडियन साइड पे कोई एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ वाले लोग नहीं थे। खूब अच्छे अच्छे हमारे यहाँ भी सैनिक थे जो अच्छे से लड़ना जानते थे। और हम फेमस तो हैं ही हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी बीवी को अपनी पीठ पर कैरी करके लड़ाई की उस टाइम पे। लेकिन प्रॉब्लम थी रिसोर्सेज की। ब्रिटिश के पास सुपीरियर रिसोर्सेज थे इन टर्म्स ऑफ मैन, मनी एंड मटेरियल्स। तो ये वाली दिक्कत ज़्यादा बड़ी थी। कुछ रूलर्स, अभी हमने बोला छोटे बड़े राजा, बड़े ज़मींदार, वो तो वफ़ादार थे ब्रिटिश की तरफ, दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश अपने इंटरेस्ट की वजह से। और कुछ सेक्शंस ने, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिश रूल अगर रहेगा तो आधुनिकीकरण होगा, मॉडर्नाइजेशन होगी, और उन्होंने इस रिवोल्ट के प्रति जैसे हो रहा है तो होने दो, इस तरीके से उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। सो दिस वाज ऑल फॉर ड्रॉबैक्स। नाउ व्हेन दिस चैप्टर इज एंडिंग फॉर अस, लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द वॉर, कि ये जो वॉर है इसका नेचर क्या था असल में, कि ये किस तरीके की थी। जैसे वीडी सावरकर कहते हैं, दिस वॉज अ प्लान वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो हेल्ड इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कहा ना पहली बार, वो वीडी सावरकर जी ने, विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसे बोला था कि ये प्लान वॉर थी नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए, राष्ट्र की आज़ादी के लिए एक पहली प्लान वॉर थी। लेकिन हिस्टोरियंस ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। हिस्ट्री में ये बहुत होता है कि जैसे साइंस में होता है ना, कि अगर एक साइंटिस्ट कुछ थ्योरी दे रहा है, उसके बाद और साइंटिस्ट आएंगे, वो उसको मना करेंगे नहीं, और फिर सब डिबेट और डिस्कशन करके एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ऐसे हिस्ट्री में होता है कि अगर कोई थ्योरी किसी ने दी है या कुछ बोला है, तो उसके बाद हिस्टोरियंस उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, और वो काफ़ी एक बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। तो हिस्टोरियंस ने कहा कि ना तो ये नेशनल थी, ना फर्स्ट थी, और ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही थी। नेशनल क्यों नहीं थी, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि सब अलग अलग अपने हिस्सों से लड़ रहे थे। और फर्स्ट इसलिए नहीं थी क्योंकि 1806 में पहले वेलोर म्यूटनी भी हुई थी सोल्जर्स की, तो उसे क्यों नहीं कह सकते हैं हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आजकल सरकार ने पाइकर रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना शुरू कर दिया है, और हमें जो सरकार अपडेट करती है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वॉर या दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रभाव क्या रहा कि इसने एक तरीका हमें बता दिया, और साथ में एक राष्ट्र वाली फीलिंग भी डेवलप होनी शुरू हो गई लोगों में। इट वॉज द फर्स्ट मास अपराइजिंग इन विच ऑल द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी पार्टिसिपेटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी द ब्रिटिश। तो पहला ऐसा मास अपराइजिंग है, सभी सेक्शंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो क्राफ्ट्समैन हैं, सिपॉइज़ हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर। इट पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। अभी यहाँ पे एक क्रांति हुई है और काफ़ी बड़ी है अपने आप में, और आगे नेशनल मूवमेंट के लिए भी इसने रास्ते खोल दिए हैं। एंड sacrifices made by revolutionaries served as a source of inspiration for the masses। अब यहाँ पे हमने देखा है जैसे रानी लक्ष्मीबाई को, बेगम हज़रत महल को, और भी बहुत सारे नाम हैं, मंगल पांडे जी को, हमने देखा है कि उन्होंने अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। तो आगे जब नेशनल मूवमेंट होंगे तो लोग इनका नारे लगाएंगे, इनसे इंस्पिरेशन लेंगे कि जब वो लोग अपने देश के लिए मर मिट सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। So this was all for this video. If you liked it, then you can hit the like button and subscribe the channel. And in the next chapter we will study about growth of nationalism. वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा important chapter है. So see you all next time. Thank you.